अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। क्या हो सकता है ईद के बाद का मुमकिना सियासी मंजरनामा? एक तरफ अपोजिशन जमातें हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीकें मुनज़्ज़म करने की तैयारी कर रही हैं, वहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तिलाफात भी शिद्दत इख्तियार कर सकते हैं। PTI रहनुमा असद कैसर ईद के बाद हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान कर रहे हैं। जुनैद अकबर भी कह चुके हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अदालतों से कोई उम्मीद नहीं, पार्टी के पास एहतजाज का वाहिद ऑप्शन ही है, जिसमें दीगर अपोजिशन जमातों को भी शामिल करने की कोशिश की जाएगी। मगर ईद के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक और बड़ा चैलेंज अंदरूनी इख्तिलाफात की सूरत में दरपेश हो सकता है। पार्टी के कुछ सीनियर रहनुमा जो खामोशी से पार्टी पॉलिसी से इख्तिलाफ रखते हैं, अलहदा ग्रुप बनाने या नई जमात में शमूलियत इख्तियार करने पर गौर कर रहे हैं। खास तौर पर इमरान खान की कानूनी मुश्किलात और पार्टी पर जारी क्रैकडाउन के बाद बहुत से रहनुमा अपनी सियासी बका के लिए मुख्तलिफ हिकमत अमलियों पर गौर कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक PTI के कुछ रहनुमा जो पहले पार्टी के सख्त गिर मौक़िफ़ के हामी थे, अब एक मुफाहमती पॉलिसी अपनाने की ख्वाहिश रखते हैं, जबकि इमरान खान और उनके करीबी साथी तसादुम की हिकमत अमली पर कायम हैं। इससे पार्टी में वाज़ेह तकसीम का खदशा है। शेर अफजल मरवत ने भी दावा किया है कि PTI में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है। इसी तरह ईद के बाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने भी APC बुलाने का ऐलान किया है, ताकि आम इंतखाबात और आइनी मामलात पर इत्तेफाक राय पैदा किया जा सके। उधर मौलाना फजलुर रहमान भी ईद के बाद तहरीक चलाने पर फैसला करने की बात कर चुके हैं, मगर क्या वो अपोजिशन के किसी ग्रैंड अलायंस का हिस्सा बनेंगे, ये कहना भी क़ब्ल अज़ वक्त होगा। जमात इस्लामी भी ईद के बाद मार्च का ऐलान कर चुकी है। यूँ दिखाई दे रहा है कि अपोजिशन की करीबन तमाम सियासी जमातें ईद गुजरने का इंतजार कर रही हैं कि कब ईद गुजरे और वो हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक का आगाज कर दें। मगर क्या ये सब इतना आसान होगा? सबसे पहले तो हुकूमत के खिलाफ मुकम्मल कामयाब नहीं तो काबिल ज़िक्र एहतजाज करने के लिए अपोजिशन को एक बड़े सियासी इत्तेहाद यानी इकट्ठ की ज़रूरत है। क्या मौलाना फजलुर रहमान अपोजिशन अलायंस का हिस्सा बनेंगे? क्या PTI पंजाब में अपने हामियों को एहतजाज के लिए बाहर निकालने में कामयाब हो पाएगी? सबसे बड़ा और अहम सवाल, क्या पाकिस्तान में आज तक किसी सियासी एहतजाज या सियासी इत्तेहाद से ऐसी सियासी हुकूमत को ख़त्म किया जा सका है जिस हुकूमत के वन पेज पर होने का किसी को भी शक न हो, और हुकूमत अपनी दाखिली, खारजा और माशी पॉलिसीज़ पर कामयाबी का बड़ा क्रेडिट भी इसी वन पेज को देती हो? इसी पर पैनल की राय आपके सामने रखेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं ज़ैगम खान, रज़ा रूमी, हमाद गज़नवी और इफ्तिखार अहमद साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए, ईद के बाद सड़कें गर्म, सिर्फ एहतजाज ही एहतजाज, बानी PTI, बिखरी अपोजिशन जमातें, तकसीम का शिकार PTI, बेहतर माशी आशारिये, वन पेज, बाद अज ईद क्या रावी हुकूमत के लिए चैन ही लिखेगा? ज़ैगम खान साहब, अपोजिशन जाज करने का ऐलान तो बहुत कर रही हैं, मगर एक तकसीम, अपना अपना बयानिया और जाविया दिखता है। PTI के अंदर बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ दिखता है, और हुकूमत तो शादियाने बजा रही है, वैसे ही बहुत कुछ अचीव कर चुकी है, तो ऐसे ही शादियाने बजते रहेंगे क्या हुकूमत के लिए? कुछ अर्सा पहले एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एक PTI का नौजवान जो एक एहतजाज में शरीक था और उस पर पुलिस लाठीचार्ज कर रही थी, तो उसमें वो नौजवान कहता है कि अगर पुलिस डंडे मारेगी तो इनकलाब कैसे आएगा। तो इसका काफ़ी भद उड़ाई गई। ये बात ठीक है कि इनकलाब को पुलिस के डंडों से नहीं रोका जा सकता, लेकिन जमहूरी एहतजाज को, जमहूरी हक को ज़रूर दबाया जा सकता है। सबसे पहले तो हमें इस बात को रिकग्नाइज़ करना होगा कि हुकूमत, अवाम का, सियासी जमातों का जो हक है इजहार राय का, जो पाकिस्तान का आइन आर्टिकल 19 में देता है, और जमातों के इकट्ठा होने का और प्रोटेस्ट करने का, जो आइन के आर्टिकल 16 में लिखा है, इन दोनों को डिनाई कर रही है। इसलिए इनको बहुत सी मुश्किलात दरपेश हैं। जो ऐसे हालात होते हैं इसमें आपको अक्सर नज़र आता है कि अपोजिशन बिखरी हुई है, जमातें तकसीम का शिकार है, सब टूट फूट है, और हुकूमत बड़ी मजबूत है, सिटिंग प्रिटी, कोई चैलेंज नहीं है। आप याद कीजिए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने 1977 में जब ऐलान किया था कि वो इलेक्शन कॉल कर रहे हैं, तो क्या सियासी जमातों की ऐसी सूरत हाल नहीं थी? जिस वक्त मुशर्रफ साहब ने इलेक्शन को कॉल किया था, तो क्या यही नहीं लग रहा था कि सियासी जमातें टूट फूट का शिकार हैं और उनकी जो किंग्स पार्टी है वो बहुत ही ज़्यादा तकड़ी है? ये सूरत हाल नापायदार होती है, पायदार नहीं होती। देखिए, अगर मईशत इतनी अच्छी है तो हुकूमत घबराहट का शिकार क्यों है? लोगों को प्रोटेस्ट क्यों नहीं करने देती? ये बात दुरुस्त है कि PTI के अंदर इस वक्त बहुत से मसाइल हैं।
सबसे बड़ा मसला ये नहीं है कि जमात में बहुत बड़ी को टूट फूट है। मेरा नहीं ख्याल कि जमात आसानी से टूट सकती है, इसलिए जो टूटेगा वो किधर जाएगा। इसमें अक्सर लोग जो है उनको तो लीडर ही पीटीआई ने बनाया है, और जो पीटीआई छोड़कर गए हैं उनमें से अक्सर के हालात तो ठीक नहीं है। जो असल मसला पीटीआई के अंदर है वो ये है कि जो पीटीआई का वर्कर है वो अपनी लीडरशिप अदर देन इमरान खान किसी पर इस वक्त एतमाद करने को तैयार नहीं है। उनको वो बुज़दिल समझता है। मैं आज ही देख रहा था कि ट्विटर पर पीटीआई के कुछ वर्कर्स ने अपनी लीडरशिप अदर देन इमरान खान से उनका ताल्लुक बरकरार है, लीडरशिप के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया हुआ था गीदरशिप। तो क्या जिनको वो गीदरशिप कह रहे हैं उनकी काल पे इकट्ठे होंगे? अगर वजीर आला पख्तूनख्वा ये कहेंगे कि चलो चलो इस्लामाबाद चलो, तो क्या वो ट्रस्ट करेंगे कि इनको ले जाके किसी चौक पे, किसी धरने पे, किसी जगह पे वो और दूसरे लीडर पतली गली से निकल नहीं जाएंगे? ये ट्रस्ट का प्रॉब्लम मोबिलाइजेशन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरी बात यह है कि इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए और इसके साथ साथ जो दबाव है जमात पे, यानी मेन जमात तो वही है ना पंजाब में खास तौर पर, उसके लिए इन्हें अलायंस की ज़रूरत है। वो अलायंस जो बहुत पहले बनाना चाहिए था, जिसकी कोशिश नहीं हुई, जो अभी भी नहीं बना, और अभी भी पता नहीं कि क्या ऐसा ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस बनेगा, और अगर बनेगा तो क्या वो पीटीआई जिस तरह का एहतजाज चाहती है उस तरह का एहतजाज करने पर तैयार होगा। बहुत सेफ है, और उसमें अहम तरीन जो रुकन है जो वो तो जाहिर है जमीयत उलमा इस्लाम के मौलाना फजलुर रहमान है, क्योंकि उनके पास स्ट्रीट पावर है, वो सड़क गरमा सकते हैं, उनके वर्कर्स की मारपीट करना मुश्किल है क्योंकि फिर बहुत से इफ्स के साथ वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जिनके अपने अंदर ट्रस्ट डेफिसिट मौजूद है, फिर ये सिर्फ नारेबाजी कर रहे हैं इस वक्त, या एक खालिस सियासी नारा दे के वाकई वो इकट्ठ कर लेंगे सियासी जमातों का? पीटीआई मुसलसल कोई बाहर का रास्ता तलाश करने की कोशिश कर रही है। अभी तक तो वो कोई इनकलाबी रास्ता ढूंढ रही थी कि कोई इस तरह का एहतजाज हो, स्पॉन्टेनियस एहतजाज हो कि वो उस गेम को उल्टा दे। मेरे ख्याल है ये बात गलत थी। अगर वो एक पुरअमन जमहूरी रास्ते के ऊपर चलते, 9 मई और 26 नवंबर जैसा काम ना करते, तो अब तक ऐसा जमहूरी मोमेंटम वो बना चुके होते जिसकी वजह से हुकूमत पर प्रेशर होता। इस वक्त जिन जमातों को वो साथ मिला रहे हैं उनको भी उन्हें तसल्ली करानी चाहिए कि हम बहुत पुरअमन एहतजाज करेंगे, स्लो चलेंगे, कोई ऐसा काम नहीं करेंगे। वो देखने के लिए सर कि जमात के खमीर में पुरअमन जमहूरी सियासी वो भी तो नजर आना चाहिए ना। अगर 2.5-3 साल में दिखा ही नहीं ज़ैगम साहब, तो वो ट्रस्ट तो बाकी जमातों को भी तलाश करना पड़ेगा। ठीक है जी, दुरुस्त कह रहे हैं। मुझे सिर्फ एक मिनट दीजिए। देखिए, क्योंकि दूसरी जमातों का और हुकूमत का खौफ है कि फिर धरने जैसा सिनेरियो होगा, फिर कोई वायलेंस होगा, इसलिए बहुत सी चीजें पीटीआई ने भी ठीक करनी है और ट्रस्ट दूसरी जमातों के साथ भी कायम करना है जमहूरियत की खातिर। दुरुस्त हो गया। इफ्तिखार साहब, एक तरफ अपोजिशन जमातों का एहतजाज है, दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के हालात हैं। क्या हार्ड स्टेट कौमी सलामती के इशू पर सियासी तमाशे लगाने की इजाजत देगी? का रास्ता लिया जाता है इस तरीके से? तौर पे हार्डशिप की जब बात की जा रही है तो मैं ये तवक्को करता हूँ कि पीटीआई एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे रोल प्ले करेगी और कोशिश करेगी कि वो हुकूमत के जो फैसले हैं उसमें उनके साथ तावन करके अपनी सियासी प्लेस बनाए। और ये एक मौका है पीटीआई के पास ये साबित करने का कि 9 मई का वाक़या जो हुआ, अब उस वाक़े का उनको पछतावा है और वो पाकिस्तान के सियासी माहौल में अपना सियासी किरदार अदा करने को तैयार हैं। एक बहुत बड़ा मौका है पीटीआई को कि वो इस चीज़ को साबित करे। वो एक सियासी पार्टी है और अगर वो रोल प्ले नहीं करेगी तो ये इसी तरह बिखरी रहेगी जिस तरह ये बिखरी हुई है। मैं आपको एक बात बताऊँ, 2-3 ऐसे वाक़यात हुए पिछले दिनों जहाँ पे अगर एक पॉलिटिकल पार्टी ऑर्गेनाइज होती और उसमें कोई डेप्थ होती तो उसका वो सियासी फायदा उठाते। मसलन लाहौर में क्रिकेट मैच हुआ, स्टेडियम पूरा भरा हुआ था, 30-35 हज़ार लोग थे। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी होती और मेरी तरह का पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होता, उस मजमे का फायदा उठाना चाहता तो उठा सकता था। उससे तो पुलिस ने कोई छापे तो नहीं मार रही थी, पुलिस को हर आदमी की जेब को चेक तो नहीं कर रही थी, पुलिस हर आदमी का कोई शनाख्ती कार्ड देख के तो अंदर नहीं जाने देती। 36 हज़ार के मजमे में अपनी पार्टी के लिए लड़ना कोई बुरी बात नहीं है। और ये जो आर्टिकल के हवाले देते हैं
वो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशनल हैं, वो आर्टिकल सब्जेक्ट टू लॉ हैं। उस पर ये नहीं कि फौज को गाली देनी शुरू कर दें या आप अपने किसी गैर मुल्क को गाली देनी शुरू कर दें, उसकी इजाजत न थी न होगी। सियासी पार्टियों का रोल होता है कि वो अपने लिए माहौल को पैदा करके उस माहौल का फायदा उठाती हैं। अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस माहौल को न पैदा कर सकी है न फायदा उठा रही है। जो ये हमला आवर हुए इस्लामाबाद पे, ये सियासी अमल नहीं था। कोई सियासी पार्टी कभी भी फेडरेशन में रहते हुए अपना सूबे से निकल के ये नारा नहीं मारा कि हम जा रहे हैं उसको फतह करने के लिए। फतह करने का तस्वर जब तक खत्म नहीं होता और ये सियासी रवैया नहीं अपनाते, मैं नहीं समझता कोई बात बनेगी। बेहतरीन वक्त है कि खड़े हों और पाकिस्तान दुश्मनों के खिलाफ जो गवर्नमेंट के फैसले हैं उनके साथ ताउन करें। ये पार्लियामेंट में है, पार्लियामेंट में तकरीर करते हैं ना, पार्लियामेंट में बैठ के बात करते हैं, सेनेट में एक दूसरे को अच्छा बुरा कहते हैं, एंड दैट इज द प्लेस अपनी सियासी पोजीशन संभालें। ठीक है जी। रजा रूमी साहब, पाकिस्तान में हुकूमतों की एक्सपायरी 2 से 3 साल में ख़त्म होने लगती है और अभी इस हुकूमत को 1 साल 2 माह हुए हैं, यानी कि कम ही वक्त गुजरा। अपोजिशन की हर छोटी बड़ी सियासी जमात एहतजाज और सड़कों पर आने की बात कर रही है। PTI को तो चले समझ आता है, लेकिन क्या मौलाना साहब को किस बात की जल्दी है या वो नहीं समझ पा रहे इस बात को? आयशा, देखिए, मौलाना साहब के अपने कई ग्रीवेंसेस हैं मौजूदा हुकूमत से भी और मुक्तदरा से भी, और गालिबन वो उसी ज़िमन में एक अपोजिशन का रोल भी जो है वो अदा कर रहे हैं। लेकिन मैं नहीं ये समझता कि वो इस हद तक जाएंगे कि वो स्ट्रीट एजिटेशन का हिस्सा बनकर और इस पूरे निज़ाम को तहवाला करें और फिर नए इलेक्शन की तरफ जाएं, क्योंकि जब तक उनको ये यकीन दहानी नहीं होगी कि उस इलेक्शन से उनको कुछ हासिल होगा, वो इस हद तक नहीं जाएंगे। उनका जो ग्रीवेंस है, सबसे पहले तो वो समझते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में उनके साथ ज्यादती हुई है और धांधली का वो शिकार हुए और उनकी सीटें जो थी उनकी वो चली गई हैं। वो किसने लिए? वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिली हैं। और क्या वो उसी पार्टी को सपोर्ट करेंगे जिसने उनको हरा कर खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बना रखी है? दूसरा, उनको बलूचिस्तान का था, जो कि पहले बात हो रही थी कि शायद बलूचिस्तान की वजारत आला के ऊपर कोई बातचीत हो रही थी। वहाँ पर कुछ ये रिपोर्ट्स हुई कि उनको कुछ यकीन दहानी करवाई गई थी, लेकिन अब पता लगा कि कोई ऐसी बात तय नहीं हुई थी। और फिर तीसरी बात ये कि फेडरल गवर्नमेंट में उनको कुछ ना कुछ हिस्सा मिलता रहा है पिछली कई हुकूमतों में। तो अभी ये जो है उनके लिए वो मकाम नहीं आया कि वो स्ट्रीट एजिटेशन का हिस्सा बने। ये भी याद रखिए कि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो अपनी सियासी तौर पे बहुत वो ज़ीरक का वो है शख्स, मगर वो उनकी सियासत जो है वो कभी भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं रही, ना थी और ना है, और मेरा नहीं ख्याल कि होगी। उसकी वजह कुछ तारीखी भी है और भी मामला है, कभी हम उस पर भी बात कर लेंगे। अब रही आपकी बात कि क्या ईद के बाद कोई बड़ी तब्दीली का इम्कान है। देखिए, मामला इस तरह से है कि ये कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं और वो गुस्से में हैं और उनके बहुत सारी शिकायतें हैं। कुछ उनमें बहुत जेन्युइन शिकायतें हैं, उनको एहतजाज की इजाज़त ना देना, उनके हकूक जो हैं वो उनको सल्ब करना, लेकिन उनकी बहुत सी शिकायतें ऐसी भी हैं कि जो कि बिल्कुल ही अजीबो गरीब किस्म की हैं। मसलन वही चीज़ें जो वो औरों के लिए पहले तजवीज़ करते रहे, आज उन पर पड़ी हैं तो उनको बहुत बुरा लग रहा है। तो इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और दूसरी ये बात है कि उनकी अगर आप देखिए इस वक्त जो लीडरशिप है, बैरिस्टर गौहर को देख लीजिए जो कि बहुत माकूल आदमी है, लेकिन उनके जो रैंक एंड फाइल है वो उनकी बातों को तस्लीम करने को तैयार नहीं। मसलन बैरिस्टर गौहर ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग थी, पार्लिमानी मीटिंग थी, उसमें जाने का फैसला किया, पर ऑन द रिकॉर्ड का है, मैंने खुद सुना है उनकी बात, लेकिन उनको वीटो कर दिया गया। अब ये कैसा चेयरमैन है कि उसकी बात कोई वीटो कर दिया जाता है? तो ऐसे चेयरमैन ही से तो फिर बेहतर है कि इंसान ना ही चेयरमैन हो। अच्छा, और तीसरा जो इसमें है, जब तक पार्टी एक मुत्तहिद तंजीम के तौर पे काम नहीं करेगी, ये मामला आगे नहीं बढ़ेगा। तो आपका तज्जिया हुकूमत के लिए चैन लिख रहा है, मुकम्मल सुकून? जी हाँ, मतलब काफी हद तक चैन है। लेकिन आखिरी बात ये भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो लड़ाई लड़नी है वो मुख्तलिफ फ्रंट्स पे लड़नी है, अदालत में, पार्लियामेंट में और सड़कों पे।
अब ये इसके लिए आपको सियासी हिकमत अमली और तजुर्बाकार सियासतदान चाहिए होते हैं। जो इस वक्त की लीडरशिप है वो ट्रेन सियासतदान नहीं है, वो वकला है, प्रोफेशनल्स हैं, वो जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के लोग जो कि अपने ड्राइंग रूम की पहले सियासत करते थे, अब उनको सड़कों की सियासत का सामना हुआ है। तो वो बड़ा चैलेंजिंग काम है, क्योंकि जो लोग ये काम कर सकते हैं या तो वो जेल में या वो खामोश है। मसलन असद कैसर साहब का एग्जांपल ले लीजिए। दुरुस्त हो गया, लेकिन आपने बड़ा ही वैलिड सवाल उठा दिया रजा रूमी साहब। सलमान अकरम राजा हमाद साहब, जिनके हाथ में इस वक्त तमाम जिम्मेदारी और जो फैसले ले रहे हैं, यहाँ तक कि कौन मिलेगा अंदर, कौन नहीं मिलेगा, खान साहब से मिलने के बाद गुफ्तगू होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, वो ये कोर्ट को लिख के दे रहे हैं। वो बुनियादी तौर पर एक गैर सियासी जहन है। अभी सियासी हिकमत अमली की बात हुई, अहम जिम्मेदारी देकर उनको क्या पार्टी में मजीद तकसीम का अमल तेज नहीं हो गया? लीडर इमरान खान हो या उनसे कोई बड़ा लीडर कोई है नहीं है, उनकी गैर मौजूदगी में जो भी बंदा लेके चलेगा चीज़ों को, उसको एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी, पॉलिटिकल माइंडसेट की ज़रूरत नहीं है? दरअसल फरमाया आपने। ये जो गौहर साहब का हम नाम ले रहे हैं, सलमान अकरम राजा साहब भी उसी कबील के आदमी समझ लीजिए। ये जो वकला हैं, ये सियासी उस तरह ना जहन रखते हैं, ना इनकी तरबियत है, ना पस मंज़र है, ना इन्होंने पहले ये काम कभी किया है। तो ये एक माकूल रवैये की बुनियाद पर समझा ये गया था कि इस तरह के लोगों को आगे लाने का मकसद ये है कि चैनल्स खोले जा सकें, बातचीत हो सके, गुफ्तशुनीद हो सके और ये कोई हार्ड लाइनर ना नज़र आएँ। ये स्ट्रेटजी लगती थी, लेकिन ये हुआ नहीं, क्योंकि जो फॉलोअर्स हैं, जो पीटीआई के इस वक्त जो हामी हैं, उनका मिजाज बिल्कुल मुख्तलिफ है और उनका वही मिजाज है जो कि बानी का ट्विटर हैंडल कहता है। लिहाजा वो बीच में ये लोग तो मुअल्लक हो गए हैं और उनकी कम्युनिकेशन आवाम की, अपने हामियों की, अपने लीडर के साथ जारी है। अच्छा, अब आपके सवाल की तरफ आते हैं कि आपने कहा कि ये दाखिली जो इनकी ख़राबियां हैं, दाखिली तजादात हैं पार्टियों के दरमियान, वो किस तरह रूह पजीर होंगे, और ये मामला ईद के बाद जो ये कह रहे हैं क्या सड़कें गर्म कर लेंगे, जो खुद खान साहब गर्म कर लेंगे या नीम गर्मी कर लेंगे कम से कम। तो एक हमने बहुत दफ़ा ये बात की कि जमातें जो हैं ये गैर मुनज़्ज़म हैं, यानी इस काम के लिए कि लोगों को सड़कों पे लाने के लिए इनके अंदर वो तंजीम नहीं पाई जाती, ना इनके अंदर ना वो सारा इत्तेहाद जिसमें कई पार्टियां और जो हुकूमत में इस वक्त हैं, ना उनके अंदर ये खूबी पाई जाती है। तो लिहाजा ये इनका एक ड्रॉबैक हमें नज़र आता है। अब PTI बिलखुसूस क्योंकि बड़ी पार्टी वही है और ये सारा उसी का रचाया हुआ खेल है, क्योंकि वो मरकज़ी जमात है, तो PTI की अपनी जो दाखिली सूरत हाल है वो तो हमसे छुपी नहीं है इस वक्त, और वो अंदर उनके कुछ तजादात हैं और फिर उन तजादात को हवा भी दी जाती है जब आप लड़ रहे हो इस तरह बड़ी ताकतों के साथ। तो उस जमात की सूरत हाल भी हमें कोई इतनी रोशन नज़र नहीं आती। अच्छा, इसमें सबसे अहम बात ये होती है कि दोस्त कह रहे थे कि पहले भी हुआ और एकदम तब्दीली भी आ जाती है, 2-4 माह के अंदर पता नहीं लगता, हमारे यहाँ पे हुकूमतें उलट भी जाती हैं या कम अज़ कम बहुत कमज़ोर कर दी जाती हैं। तो मामला उसमें जो होता है एक बुनियादी फैक्टर मिसिंग है। वो क्या है, मैं अर्ज़ करता हूँ। हाइब्रिड हुकूमत के फरीक़ैन के दरमियान रोमांस जो है वो बरकरार है। तो जब ये रोमांस नहीं रहता ना, तब वो सूरत हाल की तरफ दोस्त इशारा कर रहे हैं, तो उसका पता थोड़ी चलता है जी। तो इस वक्त जारी है, तो जब फिर होगा तो देखा जाएगा। लेकिन फ़िलहाल सूरत हाल ये है कि उनके अंदर जिस दराड़ की ख्वाहिश अपोजिशन रखती है वो अभी तक नज़र नहीं आ रही। इसलिए वो जमे हुए और मुआशी इशारियों का आपने जिक्र किया, वो बिल्कुल ठीक है। IMF से भी बात आगे बढ़ रही है और बाकी भी फ्रंट्स पर वो अपना कामकाज कर रहे हैं। लेकिन अब सबसे अहम बात देखिए, ये सियासत के चैलेंजेस कम हैं इस वक्त, रियासत के चैलेंजेस जो हैं वो ज़्यादा हमें दरपेश हैं, और ये हैं भी उन सूबों में जहाँ पर ये पार्टियाँ बिलखुसूस PTI KP में और मौलाना जो हैं वो भी उसी इलाके में हैं और बलूचिस्तान में भी हैं। अब मामला ये है कि हमारे इस वक्त रियासत की कुछ सूरत हाल ऐसी है कि हमें दहशतगर्दी, शदीद दहशतगर्दी का सामना है, जिसके सामने सियासत तो हमें अब, जैसे आपने भी जिक्र किया कि वो हमें एक मासूमाना और एक तमाशे का लफ्ज़ आपने बोला, और वो दुरुस्त बोला कि हमें तो अब यूँ लगता है कि ये ज़रा फरूई बातें अब रह गई हैं। हमें कुछ बड़े चैलेंजेस का सामना, यानी रियासत को सामना है, दहशतगर्दी का शदीद नौइयत की। आज भी एक वाक़या हुआ आप सबके इल्म में है। तो आवाम देखिए जो भुगत रही है ये सारा मामला क्लोज क्वार्टर से, उनके भी जज्बात हमारे सामने हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता परेशान हो रहे हैं और एक तरह अदम एतमाद सा आता जा रहा है उनके अंदर भी कि क्या सूरत हाल है और कैसे निपटी जाएगी। और लिहाजा सूबाई असबियतों को हवा देने का भी ये बेहतरीन वक्त है जब लोग इस तरह भरोसा उनका टूट रहा होता है, तो फिर वो दुश्मन भी आ जाते हैं। आखिरी फिक्रा बोल रहा हूँ
कि देखिए ऑपोजिशन का इस सारी सूरत हाल जो दहशतगर्दी के नतीजे में मुल्क में पैदा हुई है, इसमें ऑपोजिशन क्या किरदार अदा करती है और क्या इससे कोई सियासी फ़ायदा उठाना चाहती है और उसके लिए किस हद तक जाती है, ये अहम सवालात हैं। जी, ये अहम सवालात है और देखो ऑपोजिशन अपना रोल कैसे प्ले करती है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे पीका एक्ट, क्या खदशात हकीकत बनने लगे इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। दूसरे मौजू की जानिब बढ़ने से पहले रजा ज़रूमी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं पिछले मौजू पर? जी, मैं सिर्फ एक नुक्ता ये कहना चाह रहा था कि वो आप बात कही थी। देखिए, मैं कतन ये नहीं कह रहा था कि बैरिस्टर गौहर या सलमान अकरम राजा जो है वो गैर सियासी ज़हन है, ये मेरे अल्फाज नहीं है। मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा था कि जो रवायती सियासत के लिए जो रवायती सियासतदान होते हैं वही सड़कों के ऊपर जो एजिटेशन के प्लान्स होते हैं उनको बेहतर तरीके से और गुफ्तो शुनीद जो होती है, चाहे वो दीगर पार्टी से हो या एस्टैब्लिशमेंट से हो, वो उनको हैंडल करते हैं। इस वक्त मसला ये कि उनकी वो वाली पोजीशन पार्टी के अंदर नहीं बन रही, ये मैं कह रहा हूं। दुरुस्त हो गया जी। 2 माह पहले जब पीका एक्ट तरमीमी बिल पार्लियामेंट से मंजूर हुआ तो उस वक्त सहाफ़ी बरादरी, सोशल मीडिया सारफीन और आम शहरियों, सिविल सोसाइटी की जानिब से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात का इजहार किया गया था। उस वक्त उठाए गए खदशात के मुताबिक पीका एक्ट न सिर्फ सोशल मीडिया पर ज़बानबंदी के लिए इस्तेमाल होगा बल्कि माजी की तरह पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। सहाफ़ती तंजीमों ने मुल्क भर में पीका एक्ट के खिलाफ एहतजाजी रैलीज निकाली, मगर हुकूमत की जानिब से यकीन दहानी करवाई गई कि यह कानून सिर्फ सोशल मीडिया रेगुलेशन और इसके मुस्बत इस्तेमाल के फ़रोग के लिए है। किसी आम शहरी या सहाफ़ी के खिलाफ बिला ज़रूरत इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। मगर गुज़श्ता कुछ रोज़ से जिस तरह आम शहरियों और सहाफ़ियों के खिलाफ मुकदमात बनाकर गिरफ्तारियां की जा रही हैं, इससे वो तमाम खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात बज़ाहिर दुरुस्त मालूम हो रहे हैं। रावलपिंडी में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से गलत पार्किंग पर खड़ी गाड़ी उठाने की वीडियो सोशल मीडिया पर लगाने पर दुकान मालिक के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में कहा गया है कि दुकान मालिक ने ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ अवाम में नफरत और इश्तियाल अंगेजी पैदा करने के लिए वीडियो वायरल की। प्रोफेसर्स और सहाफ़ियों के खिलाफ भी पीका एक्ट का बेदरीग इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले कराची और फिर इस्लामाबाद के सहाफ़ी के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार किया गया है। सहाफ़ियों के खिलाफ पीका एक्ट के तहत कार्रवाइयों पर प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिख दिया है। खत में सहाफ़ियों के खिलाफ इस एक्ट के बेजा इस्तेमाल के हवाले से खदशात का इजहार किया गया है, जिस पर चीफ जस्टिस ने मामला अटॉर्नी जनरल को देखने की हिदायत दी है। खुद वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह इतराफ़ कर चुके हैं कि ये शिकायत भी किसी हद तक दुरुस्त हैं कि पीका एक्ट का गलत इस्तेमाल होगा। ऐसे में अहम सवाल यह है कि क्या पीका एक्ट वाकई सोशल मीडिया के मुस्बत इस्तेमाल के फ़रोग के लिए इस्तेमाल हो रहा है, या फिर माजी की तरह इस बार भी सहाफ़ियों की ज़बानबंदी और हुकूमत पर होने वाली तनकीद को रोकने के लिए बतौर टूल इस्तेमाल किया जा रहा है। सवाल इस तरह से, पीका एक्ट का बेदरीग इस्तेमाल, मुकदमात, गिरफ्तारियां, क्या सहाफ़ती तंजीमों और सिविल सोसाइटी के खदशात दुरुस्त साबित हुए? जैगम साहब, जब पीका एक्ट दुनिया में तशरीफ़ लाया था तो सियानों ने उसी वक्त कह दिया था कि बच्चा बड़ा होकर जेलर बनेगा। बड़ी वाज़ेह सी बात है, पीका बैनुल अक़वामी जो मेयार हैं ऐसे कवानीन के, उसमें पूरा नहीं उतरता। ये बहुत मुबहिम है। इसमें जो इस्लाहात इस्तेमाल किए, इस्तिलाहात इस्तेमाल की गई, बहुत मुबहिम है। फेक न्यूज़ जो कोई चीज़ ही नहीं होती, मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन होती है, और डिसइंफॉर्मेशन पर कार्रवाई की जाती है और उसको लिंक किया जाता है कि इस डिसइंफॉर्मेशन से हार्म क्या हुआ, किसको नुकसान हुआ, कैसे नुकसान हुआ, यह तय करना पड़ता है। एंटी स्टेट कौन तय करेगा कि एंटी स्टेट? हुकूमत तो हर किसी को एंटी स्टेट करार देती है। फिर सेक्शन 20C है जिसमें ऑनलाइन डेफेमेशन है कि अब आपने बताया यही कुछ है ना, कि एक ट्रैफिक पुलिस वाला जिसकी एक कार्रवाई को एक सिटीजन जर्नलिस्ट ने, एक आम आदमी ने जो एक जर्नलिस्ट की तरह उसको ऑनलाइन कर दिया, उसकी डेफेमेशन हो गई। तो हम देख रहे हैं कि हुकूमत इसको वेपनाइज कर रही है और शायद इसका मकसद भी यही था। एक तरह की सेंसरशिप कायम कर रही है, सियासी दबाव के लिए इस्तेमाल कर रही है, इख्तलाफ राय को दबा रही है। और सबसे बुरा हाल सहाफ़ियों का हो रहा है जिनको साइबर क्राइम के नोटिसेस मिल रहे हैं, जिनको हैरेस किया जा रहा है, और फिर आम लोग जिनके 15-15 फॉलोअर हैं उनके पीछे FIA लगी हुई है। इतना आसान हो गया ये FIA के लिए, जिस मुल्क में इतने बड़े बड़े मसले हैं। इसी से मुताल्लिक, यानी आप जरा जाकर ऑनलाइन देखिए तो सही, मौलवी किस तरीके से और इस तरह के दूसरे बहुत से लोग किस तरीके से लाइफ के थ्रेट दे रहे हैं, इंसाइटमेंट टू वायलेंस कर रहे हैं, उनके पीछे आप नहीं जा रहे।
और सियासत के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ये किसी तौर पर भी मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। दुरुस्त है। रजा रूमी साहब, माजी में प्रेस, मीडिया, कवानीन, अखबारात, टीवी की बंदिश रही, अब सोशल मीडिया है। माजी की तरह अब इस तरह के कवानीन क्या सोशल मीडिया को कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। वक्ती तौर के ऊपर किसी को डरावा धमकाया जा सकता है, मगर मसला यही है कि आप देखिए कितनी बार इसका इतलाक हुआ है। पीका का भी हालिया हफ्तों महीनों में क्या फर्क पड़ा है? बात तो वहीं जारी है। एक को आप बंद करते हैं, दूसरे 10 और निकल आते हैं। तो अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं हुआ। मगर आयशा, इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो हमारी सियासी पार्टियां ये समझती हैं कि इस तरह के कवानीन और रूल्स लाकर वो कोई बहुत बड़ा कारनामा अदा कर देगी, तो वो कुछ नहीं सीखती। यही मुस्लिम लीग नून है। ये पीका का कानून उन्होंने अपने पिछले दौर में इसको पास किया था और सबसे पहले इसका इतलाक उन्हीं के वर्कर्स पे हुआ था। उन्हीं के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के फेसबुक पेज बंद हुए थे पीका के तहत। और फिर आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जमाने में भी इसका इतलाक होता रहा, उन्होंने भी कोशिश की। और अब ये हुआ है कि यही गवर्नमेंट ने दूसरे अपने टेन्योर में ये इतने इसको ड्रैकोनियन बनाकर जो है वो सहाफियों और सोशल मीडिया यूजर्स के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। मैं ये कतई नहीं कह रहा कि जो शख्स गलत बात करे, इंतशार फैलाए, डिसइंफॉर्मेशन फैलाए, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन उसका तरीका कार होना चाहिए। ये मुबहम किस्म के, जैसे ज़ैनुल खान ने कहा, कवानीन जो है ये काउंटर प्रोडक्टिव होते हैं। और मेरे ख्याल से इसको फिल फॉर इसकी ना सिर्फ इसमें तरमीम होनी चाहिए, बल्कि ये इसके ऊपर सोचना चाहिए कि इसको कैसे हैंडल करना है। और जहां जरूरत है, जैसे ये मजहबी मनाफरत फैलाने में, सेक्टेरियनिज्म फैलाने में, वहां पे इसका जीरो इतलाक है। बाकी हर जगह सियासी मामलात के ऊपर ये फौरी तौर पे पीका निकल आता है। जी ठीक हो गया जी, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से हमाद साहब और इफ्तिखार साहब की राय आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। हमाद साहब, पीका एक्ट का जैसे इस्तेमाल किया जा रहा है, मुकदमात, गिरफ्तारियों का अंदाज और फिर जब प्रोड्यूस किया जाता है, दूसरी जानिब खुद हुकूमत की जानिब से ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि मौजूदा सहाफ़त में मिलिटेंसी आ चुकी है। सहाफ़त की और सहाफ़ी की जिस तरीके की तारीफ की आज ज़रूरत पड़ गई है, कितना रास्ता दुरुस्त लिया जा रहा है और कितना दुरुस्त नहीं है? अच्छा, शुरू में आगाज़ यहाँ से करता हूँ बात का कि खुशी इस बात की है कि हम पहली ही नज़र में इस कानून को पहचान गए थे। इसकी तामीर में ख़राबी की सूरत मुज़मर थी। यानी ये हमने, जैसे दोस्त कह रहे हैं ना, हम सब ने बैठ कर इस प्लेटफॉर्म पर ये बात की हुई है कि ये मुबहम कानून है। दोहराया गया था इस बात को, हमें बताया गया कि इसका जवाज़ ये है, ये इलेक्ट्रॉनिक क्राइम बढ़ रहा है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी शामिल हो गई है, बयानिए बनते हैं झूठ की बुनियाद पर, नफ़रत की बुनियाद पर, और ये तौहीन करते हैं लोगों की और सियासतदानों की, एक दूसरे की। तो ये सारा केस था। लेकिन जो कानून की शक्ल थी, ये सारा केस दुरुस्त है वैसे तो अपनी जगह पर, लेकिन इस केस की बुनियाद पर हुकूमत जो ताकत हासिल करना चाह रही थी, जिस तरह कानून ड्राफ्ट किया गया था, हमारे कान खड़े हो गए थे। हम सब ने कहा, और सब लोगों ने, पाकिस्तान में जो लोग अहले नज़र हैं उन सब ने कहा कि ये कानून जो है इसे दुरुस्त करें, इसकी ज़रूरत तो शायद मौजूद हो, लेकिन ये जो इसकी शक्ल है इसके मिसयूज़ होने का इम्कान है, ये कहा गया। और जैसे ही वो कानून अप्लाई होना शुरू हुआ है तो आप सब चीख उठे हैं कि ये मिसयूज़ हो रहा है। ये शुरू ही वहाँ से हो रहा है। अब देखिए ना, हमारे जिन साथियों का आप जिक्र कर रहे हैं कि ये लोग पकड़े गए, और ये आप उनके जराइम भी देखते जाइए कि वो किस बुनियाद पर पकड़े जा रहे हैं, उनसे क्या गुनाह अजीम सरजद हुआ। अब मैं सिर्फ एक इस्लामाबाद के जो सहाफ़ी पकड़े गए उनके हवाले से मैं कोट करना चाहता हूँ कि उन्होंने किया क्या है, उनका गुनाह क्या है। वो अख्तर मैंगल की तहरीर जो है उसे वो कोट कर रहे हैं। अख्तर मैंगल कौन है, ये आप सब जानते हैं। यानी अख्तर मैंगल के ऊपर एक तरह से पैका लग रहा है। वो कौन साहब हैं, वज़ीर आला रहे हैं, उनके बुज़ुर्ग वज़ीर आला रहे हैं, और वो तो यानी इन आवाज़ों को भी हम आखिरी हद पे लोग चले गए, वहाँ पर उनका जीना मुश्किल हो चुका है, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहकर सियासत करते थे लोग। उन लोगों को भी अब सियासत से दस्तबरदार होना पड़ रहा है। और एक ऐसे आदमी का हम बयान लगाता है, कोई आदमी, वहीद मुराद जो हमारे दोस्त हैं, और वो बजाते खुद आप सब उनसे आगाह हैं, वो शरीफ-उन-नफ्स आदमी, उन्होंने ना पहले कभी ऐसी को बात की, और वो ज़िम्मेदार एक सहाफ़ी हैं और वो संजीदा सहाफ़ी हैं। जैसे हम कई लोग पकड़े जाते हैं तो हम कह देते हैं ना कि भाई ये कौन आदमी है, ये तो कोई यूट्यूबर, पैराशूटर, ये वो। उन पर तो इस तरह का भी कोई इल्ज़ाम नहीं है। तो ये बहुत इसकी गलत एप्लीकेशन हुई है। एक और नोटिस जो इशू किया गया है पैका के तहत, तैमूर रहमान साहब, एक प्रोफेसर साहब को लम्स के, मेरा ख्याल है 2 फिक्रे उस पर भी बोलने चाहिए कि ये यूनिवर्सिटियाँ तो गढ़ होती हैं इख्तलाफ राय का।
ये सारी दुनिया में ये निज़ाम है। सोचने का अमल यहाँ होता है, बोलना यहाँ सिखाया जाता है। यानी आप बदतरीन बात भी कर दें तो जिस तरह पोएटिक लाइसेंस होता है ना, इस तरह इनको इंटेलेक्चुअल लाइसेंस होता है कि यार ये अपने लगे हुए हैं जो भी कर रहे हैं, लेकिन इनके साथ ये सुलूक नहीं होता कि आप पैका के तहत उनको आप नोटिस इशू कर दें। मेरा ख्याल है हमारे जो वर्स्ट फियर्स थे वो हमारे सामने मुजस्सम होकर खड़े हो गए। ठीक हो गया जी। इफ्तिखार साहब, क्या जिस तरीके से गिरफ्तारियां हो रही हैं दुरुस्त है? हुकूमत फ्री स्पीच से इतनी खौफजदा क्यों है? हुकूमत फ्री स्पीच से खौफजदा नहीं है, लेकिन इंटेलेक्चुअलिज्म का जो इजहार जिस अंदाज से किया जा रहा है वो भी गैर मुनासिब है। हमारे इन दोस्तों ने ये कहा कि मजहबी इंतहा पसंद लोगों के हवाले से तो कोई मुकदमात नहीं होते, इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है। अब वो गलत इंटेलेक्चुअल साइड से हो रहा है, एक खास सोच रखने वालों की तरफ से, एक खास सोच न रखने वालों की तरफ से, ये है बहस। मैं ये समझता हूँ कि अगर इसमें इबाम हैं तो ये जो दोस्त मेरे साथ आज इस गुफ्तगू में शरीक है ये, और ये अपने साथियों को 20-30 साथियों को कहें कि उन तमाम इबाहामों को ख़त्म करने के लिए एक तहरीरी तौर पर तजवीज़ पेश करें, जज्बाती गुफ्तगू न करें, और तहरीरी तौर पर तजवीज़ पेश करें कि किस किस क्लास को जो है अमेंड करना चाहिए ताकि उसका मिसयूज़ ना हो। मैं बिल्कुल हमायत करता हूँ ऐसे कवानीन की जिसमें लोगों की इज्जतों के साथ खेला जा रहा हो, जिसमें रियासत के खिलाफ लोगों को उकसाया जा रहा हो, जिसमें अफवाज पाकिस्तान की खुल के तौहीन की जारी हो, जिसमें लोगों को मजहबी बुनियादों के ऊपर एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया जा रहा हो। ऐसे तमाम हरकत को रोकने के लिए कानून साजी होनी चाहिए। अगर मौजूदा कानून साजी में कोई इबाम है और इसके तरीक़ाकार गलती है तो इन दोस्तों को चाहिए कि तहरीरी तौर पे इसका राय का एक फैसला करें। ठीक हो गया जी। जैम साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी देखिए, पाकिस्तान में एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं, इस पर काम करने वाली तंजीमें भी मौजूद हैं, उन्होंने पेपर्स भी लिखा है, उन्होंने वार्न भी किया है, डिजिटल राइट्स फाउंडेशन है, उसके साथ मीडिया मैटर्स फॉर डेमोक्रेसी है, और लोग भी हैं, फरिया अजीज हैं जिन्होंने लिखा भी है, लिख कर भी दिया है। कोई सुनने वाला तो हो, अगर सिर्फ अपने मफादात का ही ख्याल हो, नियत ही ठीक नहीं है तो फिर क्या होगा? बिल्कुल दुरुस्त हो गया। और माशरे के मफादात होना चाहिए। कानून यकीनन माशरे की तामीर के लिए बनाए जाते हैं, सुधार के लिए होते हैं, दुरुस्त इस्तेमाल हो, काउंटर प्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी नहीं होनी चाहिए। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।